मतलब प्लास्टिड्स, हरित लवक, वह प्लास्टिड जो हरे रंग का है। कैसा है? ग्रीन। हरे रंग का जो प्लास्टिड होगा उसको हरित लवक कहते हैं। और इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। तो आपने पढ़ा था ना कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हरित लवक में होती है। अब देखो, हरित लवक क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिड है। प्लास्टिड तो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से जो हमने पहला लिखा है वो है क्लोरोप्लास्ट। उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड का एक प्रकार है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होना है। It is also called kitchen of the cell because we all know that the process of photosynthesis takes place in chloroplast. तो इसे कोशिका की रसोई कहते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। याद कीजिए पहला पहला चैप्टर आपके बायोलॉजी का, जब हमने बायोलॉजी शुरू किया होगा। और ये मैंने आपसे कहा था कि जो रंग होता है, कलर, याद कीजिए, प्लांट न्यूट्रिशन, हमने कहा था कि देखो जहाँ कहीं कोई रंग होगा उसके पीछे कोई ना कोई पिगमेंट अवश्य होगा, वर्णक अवश्य होगा। पिगमेंट मतलब आप यहाँ पे क्या समझ लो? डाई समझ लो। जैसे आपकी जुल्फें अगर सफ़ेद हो रही हैं तो डाई लगाकर उसको कलर करते हैं ना। तो पिगमेंट मतलब आप डाई समझ लो अभी कि डाई क्या है? पिगमेंट क्या एक प्रकार का डाई है जो एक खास कलर का होता है। तो जब तक कोई पिगमेंट ना होगा तब तक कलर नहीं हो सकती। जैसे त्वचा का रंग काला, पिगमेंट कौन होता है? मेलानिन। मेलानिन एक ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है जो आपकी त्वचा में होता है। अगर ये ज़्यादा है किसी की त्वचा में तो उसका रंग काला हो जाता है, और कम है तो रंग गोरा रहता है। और गोरे लोगों को काफ़ी गुमान होता है अपने रंग पे। लहू का रंग लाल, पिगमेंट कौन है? हीमोग्लोबिन। टमाटर का रंग लाल, पिगमेंट कौन है? लाइकोपिन। तो मैंने कहा कि क्लोरोप्लास्ट हरा है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई पिगमेंट होता होगा ना, डाई होती होगी, तभी तो इसको हरा रंग दे रही है। तो इसमें जो पिगमेंट होता है वो हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है, कैसा? ग्रीन पिगमेंट, उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल, है ना। तो इसमें हरे रंग का एक वर्णक होता है, एक डाई होता है जिसका नाम क्या है? पर्णहरित, या क्लोरोफिल भी लिख सकता है ऐसे हिंदी में। और बाकी बातें, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होगा, बताने की जरूरत है क्या? अरे प्लास्टिड का ही एक प्रकार है ना, तो इसमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम होगा, सभी में। क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, क्रोमोप्लास्ट में भी होगा, लिकोप्लास्ट में भी होगा, तो इसका भी अपना डीएनए और राइबोसोम होगा, है ना। तो ऑप्शन में प्लास्टिड की जगह क्लोरोप्लास्ट लिख सकता है। ठीक। तो इसका काम हो गया क्या? भोजन बनाना। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या हो गया? पौधों में भोजन बनाना। अब आते हैं गाइस, बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट पे अगर हम बात करें तो आप कहिएगा सर ये होता है कलर्ड प्लास्टिड, रंगीन लवक। तो जो रंगीन लवक होता है ना उसको कहते हैं वर्णी लवक। आप कहिएगा सर ये क्या वाहियात बात हुई? आप कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट हरा है और क्रोमोप्लास्ट रंगीन है, तो हरा रंग नहीं है क्या? हरा भी तो रंग ही है, तो उसको भी इसी में रखते, है ना, सेम, ठीक है बात है। लेकिन देखिए पौधे का जो मेन कलर है वो कैसा है? हरा है। पौधे का मेन कलर जो है वो हरा है। लेकिन हरे के अलावा पौधों में जो भी रंग है, चाहे वो सजावटी पौधे के पत्तियों का रंग हो, ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं उसकी पत्तियों का रंग हो, फूलों का रंग हो, फलों का रंग हो, सब्जियों का रंग हो, ग्रीन कलर के अलावा बाकी जो भी रंग है ना, उसकी वजह होती है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। और ये क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट होंगे। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? विभिन्न विभिन्न पिगमेंट होंगे जो विभिन्न विभिन्न रंग दे रहे होंगे। तो इसका काम क्या होगा कि पौधों को विभिन्न रंग देना। और रंग कैसे मिलेगा? पिगमेंट के द्वारा। तो इस क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं जो विभिन्न विभिन्न रंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइकोपिन। फॉर एग्जाम्पल आपका लाइकोपिन। लाइकोपिन क्या है? एक रेड कलर का पिगमेंट है, एक लाल रंग का वर्णक है जो कहाँ पाया जा रहा है? टमाटर में। तो देखिएगा आप, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि टमाटर के लाल रंग का कारण है, तो उत्तर है लाइकोपिन। उसके बाद कैरोटीन, जिसको बीटा कैरोटीन भी लिख देते हैं, कैरोटीन। कैरोटीन येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट है जो पाया जाता है आपके गाजर में। तो गाजर का अपना जो खास रंग है वो है कैरोटीन के कारण। और ये मैंने बताया होगा डाइजेशन वाले टॉपिक में कि यही काऊ मिल्क में भी होता है, कैरोटीन ही होता है गाय के दूध में, जिसकी वजह से गाय का दूध थोड़ा सा हल्का पीलापन लिए रहता है। उसके बाद कैप्सेंथिन। कैप्सेंथिन जो है वो पाया जाता है लाल मिर्च में, ये देखिए लाल मिर्च में। और कैरिका जैंथिन, कैरिका जैंथिन येलो कलर का पिगमेंट है जो पपीता में होता है। तो ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो वर्णक हैं जो कहाँ पाए जाएंगे? वर्णी लवक में पाए जाएंगे, जो विभिन्न विभिन्न रंग देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? खाना बनाना। और क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? रंग देना। फूलों को रंग, फलों को रंग, सब्जियों को रंग, सजावटी पौधे के पत्तियों का रंग। ये सब रंग कहाँ से आते हैं? तो जिंदगी के विभिन्न रंग जो है ये प्रदान करते हैं कौन? क्रोमोप्लास्ट। हिचकी क्यों आती है? संध्या देखो हिचकी क्यों आती है? आप जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है साइंस बाई जुबैर एहसानी, है ना। आप लिखिएगा यहाँ पे साइंस बाई, नीचे आपको दिखने लगेगा साइंस बाई जुबैर एहसानी। एक बार और क्लिक करेंगे, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो शॉर्ट में जाइएगा। इस शॉर्ट में हमने एक शॉर्ट बना रखा है 1 मिनट का, उसमें पूरी बात बताई है कि क्या किसी के याद करने से हिचकी आती है या इसमें क्या कोई बायोलॉजी है। तो आप जाइएगा तो ज़रूर आपको मिल जाएगा कि हिचकी क्यों आती है ना। हिचकी क्यों आती है उसको हमने काफ़ी, देखो ये यहाँ पे हमने बात करी है कि ये पेरिस्टाल्सिस के बारे में बात करी है कि क्या किसी के याद करने से हिचकी आती है या इसके पीछे कोई साइंस छुपा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा। तो वहाँ पे हमने काफ़ी डायग्राम से और उससे जीआईएफ से समझा रखा है।
ठीक है, वहाँ जाइएगा तो पता चल जाएगा कि हिचकी एक्चुअली में आती क्यों है। क्या कोई याद करता है तो हिचकी आती है? नेक्स्ट आपका है ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट आपका कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हिंदी में अवर्णी लवक कहते हैं। ये कलरलेस है। क्यों? मैंने कहा था कि भाई साहब ये जो आपका रंग होता है वो किसी ना किसी पिगमेंट की वजह से होता है। बिना पिगमेंट का रंग नहीं हो सकता। बिना पिगमेंट का रंग नहीं हो सकता, है ना? तो इसमें पिगमेंट नहीं होने के कारण इस ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। और भी अभी उसमें जुड़ेंगे टॉपिक्स, जो मिसिंग है वो जुड़ेंगे श्याम, ठीक है? प्रशांत, सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। जब कोई दिल से याद करता है तो हिचकी आती है। हाँ, उसी बात का मैंने वहाँ पे बताया है माही, ठीक है ना? वो देख लीजिएगा शॉर्ट में जाकर और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वो शॉर्ट देखकर। कि क्या किसी के याद करने से हिचकी आती है? इसमें कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उसमें क्या दिमाग भी इन्वॉल्व है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व है, पेरिस्टाल्सिस कर्मा कुंचन के बारे में मैंने बात करी है, ठीक है? तो पिगमेंट्स आर एब्सेंट, वर्णक नहीं होते हैं। इसका काम क्या होता है? खाद्य सामग्रियों को अवशोषित करना, जो फूड बनाया है उसको अवशोषित करना। तो ये भोजन संग्रहित करते हैं। जैसे देखिए आप आलू खाते हैं, आलू, तो आलू में मुख्यतः क्या स्टोर रहता है? स्टार्च। स्टार्च क्या? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो स्टार्च है जिसको आप मंड के नाम से जानते हैं, ये कहाँ स्टोर होगा? आलू के ल्यूकोप्लास्ट में। आप जो है वो दाल खाते हैं, दाल, दालों में मुख्यतः क्या संग्रहित होता है? तो आप कहिएगा सर दालों में मुख्यतः संग्रहित होता है प्रोटीन। ये प्रोटीन कहाँ स्टोर होगा? दालों के ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है कि 3 प्रकार के प्लास्टिड हैं, उनका अपना-अपना काम है। क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाता है, ल्यूकोप्लास्ट इस भोजन को स्टोर करता है और क्रोमोप्लास्ट जो है ना, इसको कलरफुल बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता है। कलरफुल बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता है। जैसे आपके यहाँ जब कोई गेस्ट आता है और आप उसके लिए कोई डिश तैयार करते हैं, तो उसको थोड़ा सजा-संवार कर कलरफुल बनाकर उसके सामने पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। नेचर में भी ऐसा ही हो रहा है कि क्लोरोप्लास्ट खाना बना रहा है, ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा है? उस खाने को संग्रहित कर रहा है, जमा कर रहा है और क्रोमोप्लास्ट उसको कलरफुल बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आपने देखा होगा शिमला मिर्च कई रंगों में आता है और शिमला मिर्च अगर खाने में हो तो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है, देखकर ही खाने का मन करता है। तो पत्तियों का रंग, फूलों का रंग, फलों का रंग, सब्जियों का रंग, ये इन सब की वजह जो होती है वो क्रोमोप्लास्ट होती है। तो सिंपल याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है? खाना बना रहा है। क्लोरोप्लास्ट खाना बना रहा है, ल्यूकोप्लास्ट इस खाने को भंडारित कर रहा है, संग्रहित कर रहा है, संचित कर रहा है और क्रोमोप्लास्ट कलरफुल बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछा आपसे, जिसको कई लोगों ने कहा कि ये गलत सवाल है, इर्रेलेवेंट है, लेकिन वो सही सवाल था। आपसे पूछा गया था कि पॉलिनेशन में, परागण में कौन सा प्लास्टिड हेल्प करेगा? बताइए, परागण में कौन सा प्लास्टिड हेल्प करेगा? यू विल से सर क्रोमोप्लास्ट। क्यों? मैंने आपसे कहा फूलों का रंग, फलों का रंग, सब्जियों का रंग, पत्तों का रंग, उन सब की वजह क्या है? क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, फूलों को आकर्षक क्यों बनाया गया था? आपके लिए थोड़ी ना बनाया गया था कि आप फूलों से आकर्षित होकर फूलों को तोड़ें, अपने कमरे में सजाएं, अपनी जुल्फों में लगाएं। इसके लिए थोड़ी, इसलिए कि उस फूल की खूबसूरती से आकर्षित होकर कीट पतंगे फूलों पर बैठे और पौधों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो सके, पॉलिनेशन हो सके। तो परागण में कौन सा प्लास्टिड हेल्प करता है? थोड़ा अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया, उत्तर था क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है फूलों का रंग और रंग से आकर्षित होते हैं परवाने, पतंगे, इंसेक्ट्स। बात आ रही इसमें? श्याम प्रजापति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं आप? सबसे ज्यादा प्रोटीन तो सोयाबीन में रहता है बच्चा, दाल में भी, सोयाबीन में, ठीक है? ग्रीन और येलो कलर का भी तो शिमला मिर्च आता है मुस्कान, येलो कलर वाला नहीं देखा आपने शिमला मिर्च? तो ये जो तीनों प्रकार के जो क्लोरोप्लास्ट हैं, उसके बारे में हमने बात कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल व्हिच इज नोन एज व्हाट? लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर लोकेशन की हम बात करें तो आपने देखा था ये सेल था, ये न्यूक्लियस था और ये इसके बीच सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच भरा हुआ द्रव था, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक थैलीनुमा संरचना थी, बैग लाइक स्ट्रक्चर था। दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? लाइसोसोम। क्या नाम था? लाइसोसोम। अच्छा, इस लाइसोसोम में एक लिक्विड भरी रहती है। ये जो आपका लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर एक लिक्विड फिल्ड रहती है। इस लिक्विड को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो क्या है? तो ये जो होते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, शक्तिशाली पाचन एंजाइम। और इन एंजाइम में पूरे सेल को डाइजेस्ट करने की क्षमता होती है। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ है लाइसोसोम के अंदर, ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकता है, पचा सकता है, गला सकता है, डैमेज कर सकता है। तो अगर ये लाइसोसोम गलती से बर्स्ट कर गया, लाइसोसोम गलती से फट गया, तो जिस सेल में है उसी को ये क्या करेगा? डैमेज कर देगा, पचा डालेगा, डिस्ट्रॉय कर डालेगा। इसलिए इसको कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। जिस सेल में उसी को डाइजेस्ट करेगा। आप जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, मतलब आत्महत्या ही कर रहे हैं अपना। तो जिस सेल में उसी को ये डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। कोशिका को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं एटम बॉम्ब, या इसको कहते हैं डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। कोशिका की पाचन थैली भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कोशिका की पाचन थैली।
तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं मीसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम। क्या कहेगा? लाइसोसोम में पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये एक ही झिल्ली से घिरे होते हैं। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ था, ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, यू विल से लाइसोसोम में, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। और ये एक्चुअली में क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये पूरे सेल को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसके फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन, पहला फंक्शन है कि ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से डेड सेल को रिमूव करेगा। जैसे मान लिया कि आपके शरीर की कोई कोशिका डेड हो गई, कोई भी शरीर है तो उसमें सेल डेड होते रहते हैं ना, एजिंग की वजह से। बहुत पुराने हो गए तो वो सेल डेड होगा, नया सेल विभाजित होकर उसकी जगह लेगा। तो एजिंग की वजह से, इंजुरी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से सेल की डेथ हो गई, तो उस डेड सेल का बॉडी से बाहर निकलना अनिवार्य है। क्यों? अरे वो सेल जो डेड हो चुका है वो अपने साइड वाले सेल को डैमेज करेगा, वो अपने साइड वाले को डैमेज करेगा, वो अपने साइड वाले, तो पूरी बॉडी ही खत्म हो जाएगी ना। तो जिस सेल की डेथ हुई है उसका बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। लाइसोसोम क्या करता है कि जिस सेल की डेथ हुई है उसको डाइजेस्ट करके पस के फॉर्म में, पीप या मवाद के फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल देता है। आपने देखा होगा, आपको इन्फेक्शन होता है, जख्म होता है, तो वहां से क्या निकलता है? पीप या मवाद, पस जो निकलता है वो क्या होते हैं? वो डाइजेस्टेड सेल्स होते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी रहता है। और फिर जिस सेल की डेथ हुई है, लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करके उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा और नया सेल विभाजित करके उसकी जगह ले लेगा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम? तो आप कहेंगे सर इट रिमूव्स डेड सेल्स फ्रॉम द बॉडी। या फिर दूसरा काम इसका है कि मान लिया, जैसे मान लिया कि कोई सेल है और अब इसमें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, और सपोज करो पूरा सेल डेड नहीं हुआ, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की डेथ हो गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डेथ हो गई और अगर ये बाहर नहीं निकला तो ये पूरा सेल डेड हो सकता है ना। तो बेटर है कि इसको डाइजेस्ट करके हम बाहर निकाल दें, सेल बच जाएगा। तो कोई भी एक कोशिका अंग की डेथ हुई है तो इसको डाइजेस्ट करके क्या करेगा? सेल से बाहर निकाल देगा। कैसे सेल से इसको बाहर निकाल देगा? ऐसे डाइजेस्ट करके बाहर निकाल दिया, पूरा सेल बच गया। तो कोई एक सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देना या पूरे सेल को बॉडी से बाहर निकाल देना, ये इसका काम होता है। दूसरा फंक्शन याद रखिएगा कि ये जो आपका मान लिया कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा है आपका, अमीबा बेचारा सिंगल सेल वाला जंतु है, एक कोशिका का बना हुआ जंतु है अमीबा। अब इस अमीबा ने भोजन लिया है, तो ये भोजन लिया है तो इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, खाद्य धानी, है ना। तो ये फूड वैक्यूल है। अब ये बेचारा अमीबा सिंगल सेल वाला जंतु है, इसके पास हमारे जैसा थोड़ी ना स्टमक है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, एक कोशिका का बना हुआ जंतु, इसमें पाचन कैसे होगा? तो इसमें पाचन लाइसोसोम के थ्रू होगा। ये लाइसोसोम यहाँ पे आएगा और लाइसोसोम अपने एंजाइम क्या करेगा? इसके अंदर रिलीज कर देगा, और इस एंजाइम की सहायता से इसमें भोजन जो है वो डाइजेस्ट हो गया, और फिर भोजन डाइजेस्ट हो गया तो डिफ्यूजन के माध्यम से, विसरण के माध्यम से पूरे सेल में फैल गया। तो अमीबा जैसे एक कोशिकीय जंतुओं में ये पाचन भी करता है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखने हैं गाइस। पहला फंक्शन याद रखना कि सर इट रिमूव्स डेड सेल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यह सजीवों के शरीर से मृत कोशिकाओं को बाहर निकालता है। और दूसरा फंक्शन इसका है कि टेक्स पार्ट इन डाइजेशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। एक कोशिकीय जंतुओं में ये पाचन में क्या करते हैं? भाग देते हैं, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा जैसे एक कोशिकीय जंतुओं में पाचन कौन करेगा? तो लाइसोसोम करेगा। जैसे अब फोड़ा फुंसी निकला तो देखा है ना, ये फोड़ा फुंसी, उसमें जो पी भरा हुआ है वो क्या है? डाइजेस्टेड सेल्स है। लाइसोसोम उस सेल को डाइजेस्ट करके बॉडी से बाहर निकालता है। अमीबा क्या है? सिंगल सेल, एक कोशिका वाला जंतु, इसका शरीर एक कोशिका का बना हुआ। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको लिखना है कि यह शरीर से मृत कोशिकाओं को बाहर निकालता है और यह एक कोशिकीय जंतुओं में पाचन में भाग लेता है, पाचन में भाग लेता है। इन सब चीजों को याद रख लेना है बस, एक एक करके। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस टॉपिक में, चीजें याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? कि भाई इसे सुसाइड बैग कहते हैं, या एटम बॉम्ब कहते हैं, या डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, ये एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। बस क्या कर रहा है? ये शरीर से मृत कोशिकाओं को बाहर निकाल रहा है, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जंतुओं में पाचन में भाग ले रहा है। बस ऐसे पॉइंट्स याद करना है, ज़्यादा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है जीएस में। आपको बायोलॉजिस्ट नहीं बनना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, चीज़ों को बस याद रख लेना है। पर नहीं होता, ऐसे बोल दिया, ऐसे बना दिया, अमीबा हो गया, ऐसे हो गया, अमीबा हो गया, है ना। अलग अलग शेप का होता है। ठीक, चलो वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? ER लिखते हैं। कितना वक्त है हमारे पास? नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ये पूरा नहीं हो पाएगा, अधूरी रह जाएगी बात, और अधूरी बात जो होती है वो दुख देती है। चाहे वो पढ़ाई अधूरी रह जाए, चाहे वो इश्क अधूरा रह जाए, दुख देता है। कि कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, चैन से जीने की सूरत न हुई। कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, चैन से जीने की सूरत न हुई, जिसको चाहा उसे अपना न सके, जो मिला उससे मोहब्बत न हुई, है ना। तो मतलब अधूरा रहने से बेटर है कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको शुरू करेंगे। राजस्थान से हमारे साथ हैं सचिन बैरवा साहब। चलिए। धर्मेंद्र कह रहे हैं मैं अब आया हूँ सर, क्यों, कहाँ मसरूफ थे जनाब?
धर्मेंद्र गुज्जर जी, रवीना, क्लियर है सबको? तो लोकेशन जरा एंडोप्लाज्मिक, ठीक है जी। प्रशांत बेगूसराय कहाँ पे? तो आपने कहा सर ये सेल था और ये केंद्रक था, न्यूक्लियस था, और इस न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था, जालिका जैसी संरचना थी, और ये जालिका जैसी संरचना ही कहला रही थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। प्रशांत बेगूसराय से हमारे साथ हैं, शिवम मौर्य, एलेक्सा हमारे साथ हैं, और मांडवी कुमारी हमारे साथ हैं। हर हर महादेव। कि ये इस तरह की संरचना, जालिका जैसी संरचना द्रव में थी, कोशिका द्रव में थी, इसलिए इसका नाम है अंतः परद्रव्यवी जालिका, मतलब कोशिका द्रव में जालिका जैसी संरचना, कोशिका द्रव के अंदर अंतः परद्रव्यवी जालिका, जालिका जैसी संरचना। इसको हम कहते हैं हाईवे ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और किस नाम से जानते हैं? हाईवे ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं हाईवे ऑफ द सेल? देखिए, जैसे सपोज करो कि सेल के अंदर कुछ बना है, किसी भी मटेरियल की सिंथेसिस हुई है, किसी भी पदार्थ का संश्लेषण हुआ है, और इसे कोशिका में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर ही गुजरेगा, इसलिए इसको कहते हैं हाईवे ऑफ द सेल। यानी कोशिका के पदार्थों का जो परिवहन है, कोशिका जो है, कोशिका में जो भी पदार्थ बनेगा वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कैसे? किससे होता हुआ गुजरेगा? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ ही गुजरता है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, और हाईवे कह रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये पूरे सेल में ऐसे फैला हुआ है, ये थोड़ा सा पार्ट काट करके दिखाया गया है। तो ये जो जालिका जैसी संरचना है ना, ये पूरे सेल में फैला हुआ है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा काट के दिखाया गया, इतना पोर्शन दिखाया गया। तो चूंकि ये कोशिका के पदार्थों का परिवहन करता है, इसलिए इसको कहते हैं हाईवे ऑफ द सेल। दूसरी बात, ये कोशिका को आकार भी देता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हड्डियां हैं जो हमारे शरीर को आकार दे रही हैं, यहाँ पर ये जो पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो सेल को आकार दे रहा है। सो इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मतलब क्या? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मतलब क्या? शेप दे रहा है। इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, और यू कैन से इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। यह कोशिका को आकार दे रहा है। और अंतः कोशिकीय परिवहन मतलब सेल के अंदर जो परिवहन हो रहा है, कोशिका के अंदर जो पदार्थों का परिवहन हो रहा है, अंतः कोशिकीय मतलब विद इन सेल, है ना? तो इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मटेरियल का परिवहन हो रहा है, वो जो है ये करता है। और इट इज कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। यह सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होता है? घिरा होता है, एक झिल्ली द्वारा घिरी होती है। क्या इन सभी पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? बताओ। बिल्कुल बादल, 100%। अब तो बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं। आप अपने जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेके देखो, बैठो आप, मजा आ जाएगा आपको। 100% क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की हम बात करने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, सभी बच्चे को पता होगा। एक होता है रेर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है सेर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ ईआर, अंतः परद्रव्यवी जालिकाओं के प्रकार। क्या लिखेंगे? अंतः परद्रव्यवी जालिकाओं के प्रकार। पहले हम लोग ऐसा मनहूस जैसा लिखते थे, जब ये डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ करता था, सारी चीजें ऐसे हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। अब डिजिटल बोर्ड के आने से थोड़ा सा आसान हो गई चीजें। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वी ऑल नो दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, है ना? दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है रेर। रेर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब क्या होता है? खुरदुरा सा, खुरदुरी अंतः परद्रव्यवी जालिकाएं। और दूसरा होता है सेर। सेर मतलब क्या होता है? स्मूथ, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेर और सेर याद रख लीजिएगा। रेर मतलब क्या हुआ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेर मतलब क्या हुआ? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदुरी अंतः परद्रव्यवी जालिकाएं एवं चिकनी अंतः परद्रव्यवी जालिकाएं। अब ये खुरदुरी और चिकनी का मतलब क्या है, इसको जरा समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अंतः परद्रव्यवी जालिकाओं के प्रकार। लिखेंगे अंतः परद्रव्यवी जालिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला हो गया हमारा क्या? खुरदुरी वाली यानी रफ, और दूसरा हो गया स्मूथ अर्थात चिकनी अंतः परद्रव्यवी जालिकाएं। ये किस आधार पे हमें खुरदुरा और चिकना कहना पड़ रहा है, उस पर जरा गौर करते हैं हम लोग। ठीक। व्हेन वी टॉक अबाउट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, तो किसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे? देखिए, अगर मान लिया कि कोई अंतः परद्रव्यवी जालिका है, सेल के अंदर वो अंतः परद्रव्यवी जालिका है जिसकी सतह से राइबोसोम के कण चिपके हुए हैं, ये ऐसे। तो अगर अंतः परद्रव्यवी जालिकाओं की सतह पर राइबोसोम के कण चिपके पड़े हैं, तो इसको जब माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो कैसा दिखेगा? रफ दिखेगा ना। सो इट्स अपीयरेंस विल बी रफ, सो दिस इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम चिपका होने के कारण, राइबोसोम के कारण ये कैसा दिख रहा है? रफ जैसा दिख रहा है। सो इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट कंटेन्स राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स रफ व्हेन वी सी विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। सो दिस इज नोन एज व्हाट? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? अब इसका हम कार्य जरा देख लेते हैं। इसका कार्य क्या होगा? कार्य क्या होगा? तो जैसा कि आपको मालूम है कि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना। और ये राइबोसोम चिपका हुआ किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे। इसका मतलब ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो आप लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ
प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? यदि अंतःपरद्रव्यी जालिकाओं की सतह से राइबोसोम के कण चिपके हैं तो इसको हम रफ बोलेंगे। तो राइबोसोम अगर पाया जाता है तो खुरदुरी अंतःपरद्रव्यी जालिका, नहीं पाया जाता है तो चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिकाएं हम लोग कहेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिकाएं। चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिकाएं वैसी अंतःपरद्रव्यी जालिकाएं होंगी जिनकी सतह पे राइबोसोम के कण नहीं होंगे। तो राइबोसोम के कण ना होने की वजह से ये स्मूथ दिख रहा है। सो ये कहलाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, लेकिन इसका कार्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्य को जरूर याद रख लीजिएगा। इसका कार्य है वसा का संश्लेषण करना। तो जितने भी वसा का संश्लेषण होता है हमारे शरीर में, जो वसा बनता है वो कहाँ से बनेगा? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाएगा। तो वसा चिकनी होती है तो कहाँ बनेगी? चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिकाओं में। ऐसे याद रखने के लिए आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक है। अमन क्या पूछ रहे हैं, रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं है? रीजनिंग की क्लास आपकी नहीं चल रही है? रीजनिंग कौन पढ़ा रहे थे? बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अगले सेल ऑर्गेनल का हम लोग जिक्र करेंगे। अगला सेल ऑर्गेनल हमारा है गोल्गी बॉडी। अगला सेल ऑर्गेनल हमारा है गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी को कई नामों से जाना जाता है। गोल्गी बॉडी को हम लोग गोल्गी एपैरेटस भी कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, है ना। तो गोल्जी काय कहते हैं या गोल्जी उपकरण के नाम से भी इसको जानते हैं, गोल्गी उपकरण के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज करने वाले थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था केमाइलो गोल्गी। तो ये जो गोल्गी साहब थे जिन्होंने इस कोशिका अंगक की खोज की थी, सो इसके नाम पे ही रख दिया गोल्गी बॉडी। गोल्गी के द्वारा खोजा गया एक संरचना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा इसका लोकेशन अगर आप देखें तो इस तरह से लोकेशन आपको मैंने दिखाया था। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर आपको इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगी। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम गोल्गी बॉडी कह रहे थे। गोल्गी बॉडी को हम क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल? क्योंकि देखो, अगर सेल में कुछ बना है, कोई भी मटेरियल का सिंथेसिस हुआ है, किसी भी पदार्थ का संश्लेषण हुआ है, हार्मोन, एंजाइम या कुछ भी, तो इसको ये क्या करेगा? स्टोर करेगा और पैक कर देगा। तो किसी भी मटेरियल को स्टोर करना, उसको पैक करना, और पैक करने के बाद उसे सेल के बाहर जाना है कि अंदर दूसरी जगह जाना है, ये डिसाइड कौन करता है? यही करता है। तो ये कोशिका के पदार्थों को संग्रहित करता है, मतलब संचित करता है, जमा करता है, उसकी पैकिंग करता है और उसका स्रावण कर देता है सेल के बाहर या सेल के अंदर। तो जितना भी सेक्रीशन की जो जिम्मेदारी है, स्रावित करने की जिम्मेदारी, चाहे वो आपकी बॉडी से हार्मोन स्रावित हो रहा हो, एंजाइम स्रावित हो रहा हो, आंसू पसीना, कुछ भी सेक्रीशन की जो सारी की सारी जिम्मेदारी है, वो गोल्गी बॉडी के पास है। किसके पास है? गोल्गी बॉडी के पास। तो जैसे कि पोस्ट ऑफिस में क्या किया जाता है कि देश विदेश से जो खत आते हैं उसको पहले जमा किया जाता है, इकट्ठा करते हैं, फिर उसको एक थैले में पैक करते हैं और फिर डिस्पैच कर देते हैं, जिस पते पर है उसके घर पहुंचा देते हैं। ठीक ऐसा ही करता है गोल्गी बॉडी। कोशिका के पदार्थों को जमा करेगा, उसको पैक करेगा, डिस्पैच कर देगा, सेक्रेट कर देगा बाहर या अंदर, जहां उसे जाना है उस पते पे डिस्पैच कर देगा। अब तो खतों का दौर रहा नहीं, पहले जो है वो खतों का दौर हुआ करता था। लोग खत के द्वारा ही अपने जज्बातों का इजहार करते थे, है ना। कि तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? तो इस तरह की शिकायतें पहले खतों में होती थी। रकीब मतलब एक माशूका पर दो आशिक। जैसे मैं किसी को चाह रहा हूँ, आप भी उसी को चाह रहे हैं, तो हम दो आपस में रकीब हो गए दोनों। तो तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? और एक शायर कहते हैं कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में लिए आंसू और मुस्कान, एक ही थैले में लिए आंसू और मुस्कान। और एक कवि कहते हैं कि मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। तो अब वो बात नहीं रही, अब लोग खत नहीं लिखते, अब डायरेक्ट वीडियो कॉल होता है ना। पहले लोग अपने घरों से बाहर कहीं कमाने वगैरह जाते थे तो आपने देखा ही होगा कि लोग खत लिखते थे। 5 से 6 दिन उस खत को पहुंचने में लगता था, फिर वो उस खत का जवाब देता था, तो 5 से 6 दिन और लगते थे पहुंचने में, और तब जाकर लोगों को पता चलता था कि हाँ आदमी जो है वो हमारा जो है कुशलतापूर्वक पहुंच गया। अब तो वीडियो कॉल पे बात होती है, स्टेशन पहुंच गए, हाँ पहुंच गए, ट्रेन खुल गई, धीरे चल रही है कि तेज चल रही है, तेज चल रही है, खाना क्या मिला दिखाते हैं, है ना। पर पहले जो था अपने जज्बातों का इजहार करने का सिर्फ एक जरिया था और वो था खत, है ना। तो गोल्गी बॉडी भी यही काम करता है कि कोशिका के पदार्थों को क्या करता है? संचित करता है, उसे पैक करता है और उसे सेक्रीट कर देता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्रीशन यानी स्रावण करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? इसी की है। और ये एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो इसका देखो फंक्शन लिख दिया मैंने, कार्य क्या लिख दिया कि यह कोशिका के पदार्थों को संचित करता है, मतलब जमा करता है, इकट्ठा करता है, पैकिंग करता है, और क्या करता है? स्रावित कर देता है। तो किसी भी चीज के सेक्रीट करने की जो जिम्मेदारी है, स्रावित करने की जो जिम्मेदारी है, वो किसके पास है? इसी के पास, ठीक है। एक चीज और याद कर लीजिएगा
कि ये जो गोल्गी बॉडी है वो लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा कि इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम, यह लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। यह मतलब क्या, गोल्गी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, तो वो आपका गोल्गी बॉडी है। बात आ रही है समझ में? ठीक है जी, प्रशांत, ऋतु। ठीक है अमित, लेक्चर नंबर 20 देखना, वो कहाँ तक पूरा नहीं है क्या? हाँ, लेक्चर नंबर 20 अभी देखते हैं अमित, वो फुल नहीं है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सेल ऑर्गेनल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राइबोसोम। क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस होता है, ये किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता। सबसे पहली बात ये लिखेंगे, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है ये, झिल्ली रहित कोशिका अंगक, ये किसी भी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता। झिल्ली रहित कोशिका अंगक, वो पूरा नहीं चल रहा है क्या? पूरी वीडियो चला के एक बार देखिए। लेक्चर नंबर 2 में लास्ट में पूरा लेक्चर तो चल रहा है, और डायलिसिस लेक्चर तो चल रहा है 20। राइबोसोम, अच्छा राइबोसोम किसका बना होता है? तो याद कर लीजिएगा, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। तो मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यह आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि ये किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता। इट इज अ मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल, झिल्ली रहित कोशिका अंगक है। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ, और यू कैन से मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। यह आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो डायरेक्ट सवाल होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? विल से राइबोसोम। व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? विल से बिकॉज इट टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रोटीन का जो निर्माण करना है आपकी बॉडी में, वो राइबोसोम को ही करना है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। नाउ इट इज ऑफ टू टाइप्स, यह दो प्रकार के होते हैं। यह मतलब क्या, राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है आपका 70S राइबोसोम और दूसरा कहलाता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, ठीक है। जहाँ पे ये जो S है, S का मतलब क्या होता है? तो S का मतलब पूछ सकता है कि यहाँ पर 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, इसमें S का मतलब क्या होता है? तो S का मतलब होता है सेवेड वर्ग यूनिट। क्या होता है? सेवेड वर्ग इकाई, सेवेड वर्ग यूनिट होती है ये। तो S का मतलब यहाँ पे है सेवेड वर्ग यूनिट, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये रहता है कि ये 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है और 80S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो जो 70S राइबोसोम है वो पाया जाता है आपको प्रोकैरियोटिक सेल में। कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। उसके अलावा आपने बोला था कि राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है? डीएनए में और प्लास्टिड में। खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। तो जो डीएनए और प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में, आपने पढ़ा था कि प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। तो वो कौन सा राइबोसोम होगा? तो याद कर लीजिएगा, ये 70S राइबोसोम होगा। तो 70S राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलेगा? एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा आपका कहाँ मिलेगा? प्लास्टिड में, है ना। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक, तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में जो मिलेगा आपको 70S राइबोसोम मिलेगा। तो 70S राइबोसोम आपको प्रोकैरियोटिक सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द 80S राइबोसोम, इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा। यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि 80S राइबोसोम आपको यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेगा, 70S राइबोसोम आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेगा। साथ ही साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में जो राइबोसोम होगा वो 70S होगा। अब यहाँ पर एक बात आई है, देखो आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं अभी तक कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो चलिए अभी पढ़ लेते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस तरह के सेल को हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे और किस तरह के सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, ठीक है। पहले इतनी बात आप लिख लीजिए। क्लास नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है? क्लास नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहा है? तो बता देना, इन क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है।
हाँ। हम्म, ठीक है, जो जो क्लास चल रहा है ना उसको दोबारा अपलोड करवा दे रहे हैं, जो 20वीं क्लास जो आप कह रहे हैं ना कि 20 मिनट के बाद नहीं चल रहा है। हम्म, अच्छा, बिना स्किप किए हुए देखेंगे तब दिखेगी। ठीक है, उसको अभी सही करवाते हैं कविता भारती। ठीक है, वो क्लास नंबर 20 में जो प्रॉब्लम है और नोटिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है ना उसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और कोई इशू तो नहीं है, और कोई दिक्कत? चलो, तो आइए हम देखना चाहते हैं कि व्हाट डू मीन बाई प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पे लिख देते हैं यू कैरियोटिक सेल, हिंदी में भी ऐसा ही लिख देते हैं, यू कैरियोटिक कोशिका। और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका हम आपको दिखाना चाहते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका हम आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? देखो, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, प्रारंभिक या प्राथमिक जो भी बोलेंगे। और कैरियन मतलब क्या होता है? कैरियन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, अर्थात केंद्रक। बात आई समझ में? प्रो मतलब क्या होता है? प्राइमरी, प्रिमिटिव या जो डेवलप नहीं है, नॉट वेल डेवलप्ड। तो प्रो मतलब क्या होगा? प्राइमरी या प्रिमिटिव, और न्यूक्लियस, कैरियन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, और सेल का मतलब है सेल। ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं है, अभी प्रारंभिक अवस्था में। प्रो मतलब प्राइमरी, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, सेल का मतलब सेल। ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड नहीं है, ऐसी कोशिकाओं को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और यू का मतलब किस सेंस में आता है? यू का मतलब होता है डेवलप्ड। यू का मतलब क्या होता है? डेवलप्ड, अर्थात विकसित, जो पूरी तरह से विकसित हो चुका हो। और कैरियन मतलब क्या होता है? कैरियन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, अर्थात केंद्रक, अर्थात वैसी कोशिकाएं जिसका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल डेवलप्ड है। यू मतलब क्या होता है? डेवलप्ड, विकसित। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, सेल का मतलब सेल। वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड है। क्या वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्या वेल डेवलप्ड, मतलब क्या है? देखिए, इसको समझिए आप। जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक कोशिका है, और कोशिका में क्या है? तो कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका के अंदर आप कहते हैं कि सर डीएनए होता है, और डीएनए ही तो मेन चीज़ होती है। तो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर हमारा डीएनए है। ध्यान से सुनिएगा, ये कोशिका के अंदर हमारा डीएनए है, और ये जो डीएनए है ना, एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ है। ये जो डीएनए आपका है, एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ है। इस डीएनए के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, केंद्रक झिल्ली कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको? इसको कह रहे हैं आप केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो आपका डीएनए है और न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, तो इस संरचना को एक्चुअली में नाम दिया गया है न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया है? डीएनए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो रीजन है इसको कहा गया है आपका न्यूक्लियस। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी कोशिका जिसका डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में रखा हुआ नहीं है। जैसे ये देखिए, ये साइटोप्लाज्म है, ये आपका क्या है? साइटोप्लाज्म है, अर्थात कोशिका द्रव है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच ये जो द्रव है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये जो आपका डीएनए है साइटोप्लाज्म में रखा हुआ नहीं है, बल्कि इसके चारों तरफ एक झिल्ली है। इस झिल्ली को हम क्या कह रहे हैं? केंद्रक झिल्ली। तो ये जो आपका डीएनए है जो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ है, इस संरचना का नाम रखा गया है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, मतलब डीएनए एक झिल्ली से घिरा हुआ है। लेकिन एक ऐसी कोशिका, एक ऐसी कोशिका, एक ऐसी कोशिका, एक ऐसी कोशिका जिसका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं कहने का मतलब क्या हुआ? वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं कहने का क्या अर्थ हुआ? एक ऐसा न्यूक्लियस, एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उसका क्या मतलब हुआ? कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक सेल है, ये सेल है, और सेल के अंदर ये द्रव भरा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, और इस कोशिका द्रव के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है ऐसे, इसके चारों तरफ कोई झिल्ली है ही नहीं, इसके चारों तरफ कोई झिल्ली है ही नहीं। डीएनए डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है, ये किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है। तो इस अब डीएनए जिस रीजन में है उसको हम न्यूक्लियस ना कहकर क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड नहीं है। दूसरी बात कि ये जो यूकैरियोटिक सेल होगा वो साइज में थोड़ा बड़ा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल साइज में थोड़ा छोटा होगा। दूसरी बात, यूकैरियोटिक सेल में सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित रहेंगे। सारे सेल ऑर्गेनल होंगे, चाहे वो झिल्ली से घिरा हुआ हो या नहीं घिरा हुआ हो। हर तरह के सेल ऑर्गेनल जो होंगे यहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होगा, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसमें नहीं होगा।
लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, नहीं होगा। गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, नहीं होगा। सेल ऑर्गेनेल के नाम पे बस केवल और केवल क्या होगा, राइबोसोम होगा। सेल ऑर्गेनेल के नाम पे प्रोकैरियोटिक सेल में केवल और केवल राइबोसोम होगा, क्योंकि राइबोसोम किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होगा। और राइबोसोम में भी कौन वाला होगा, तो 70S होगा। कौन सा होगा, 70S वाला। तो वो कोशिकाएं जिनमें डीएनए एक झिल्ली द्वारा घिरी हुई है, जिसमें सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एक ऐसी कोशिका होगी जिसका डीएनए किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है, झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है, और कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है ना। कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड यानी झिल्ली युक्त कोशिका अंगक इसमें नहीं है। क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें बस कोशिका अंगक के नाम पे सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, राइबोसोम पाया जाएगा, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण आपके बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए। ये 3 उदाहरण हो गए किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के। बैक्टीरिया किसमें आता है, प्रोकैरियोटिक सेल। साइनोबैक्टीरिया किसमें आता है, प्रोकैरियोटिक सेल। माइकोप्लाज्मा किसमें आता है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन देखना चाहें, अंतर दोनों में आपको दिखा देता हूं मैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं, है ना। क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं, तो वो जरा आप देख लीजिए। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, वो आप देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस मिलेंगे, डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको थोड़ा सा हम लिख भी लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, उसे हम थोड़ा लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने दिया है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और यहाँ पे दिया है हमने यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में थोड़े छोटे होंगे, इसके बनिस्बत यूकैरियोटिक में। यहाँ पे जो न्यूक्लियर रीजन होगा, यानी डीएनए होगा आप कह सकते हैं, उसको हम न्यूक्लियोइड कहेंगे, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होगा। तो डीएनए जो है वो केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर डीएनए जो है वो केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होगा। न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब क्या, डीएनए की बात हो रही है ना। डीएनए सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए, इसमें जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियोलस कहाँ से होगा, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोलस होगा। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाया जाएगा, यानी वो सारे कोशिका अंगक जो किसी ना किसी झिल्ली से घिरे हुए हैं, वो प्रोकैरियोटिक में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया, वो ठीक हो गई ये क्लास, ठीक है। चलो, और इसमें जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स जो है पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। तो जो क्लास 20 आप कह रहे थे ना, वो सही हो गया। वो एक बार देख लीजिएगा आप लोग फिर से, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर बता दीजिएगा हमें नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगी वो प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा, केंद्रक झिल्ली है तो यूकैरियोटिक में आ जाएगा, ठीक है। अभिज्ञान करेंगे सर, आप मेरा कमेंट पढ़ते ही नहीं है, गलत समय पे आप कमेंट करते हैं। कितनी बार मैंने बताया कि कमेंट करने का सही तरीका बताया ना, जब मैं इधर देखूं तब कमेंट कीजिए। और अभी आपने ये जो लिखा कि आप मेरा कमेंट पढ़ते नहीं है, उसकी जगह पे आप अपना क्वेश्चन लिख देते तो मुझे दिख जाता, ठीक है। चलिए, और किसी का कमेंट ना दिखे तो फिर जब मैं इधर देख रहा हूँ तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जैसे आपने कोई कमेंट किया और आपके बाद 2-4 और बच्चों ने अगर कमेंट कर दिया तो वो नीचे चला जाता है, मुझे दिखता है। मुझे देखिए यहाँ पे 4 बच्चों का सिर्फ कमेंट दिख रहा है। अब 5वां बच्चा अगर कमेंट कर देगा तो फिर आपका भी नहीं दिखेगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आता है, प्रोकैरियोटिक सेल में आपका आता है बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु, एंड क्या आता है, साइनोबैक्टीरिया। ये सब पढ़ेंगे हम लोग प्लांट किंगडम में। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, नील हरी शैवाल कहते हैं, एंड माइकोप्लाज्मा, यही 3 है। इसके अलावा बाकी सब यूकैरियोट में आएंगे। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। और बाकी जैसे हम लोगों की बॉडी में यूकैरियोटिक मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस वाला सेल मौजूद है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग इसे कवर कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, बताइए। हर सब्जेक्ट की बहुत कम दिनों में तैयारी कैसे करें, एनटीपीसी सीबीटी, कब है एग्जाम। सबसे पहले तो आप थ्योरी पढ़िए, पहले थ्योरी कंप्लीट करना है, उसके बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है लगाइए। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में कौन पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा, आप कहिएगा सर नहीं, क्योंकि ये झिल्ली से घिरा हुआ है, और झिल्ली में भी दोहरी झिल्ली से। गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन से, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन से, तो पाया कौन जाएगा सर, आपका राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, लेकिन उसमें भी अंतर होता है। ये जो आपका राइबोसोम होगा, प्रोकैरियोटिक में कैसा होगा, 70 वाला, और यू में कैसा होगा, 80 वाला। तो दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। महिमा ने सही उत्तर दिया है। रवीना, गुरविंदर सिंह 16 मार्च से स्टार्ट है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं उसके लिए कुछ मैराथन वगैरह हम सोचेंगे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारा है सेंट्रियोल। नेक्स्ट जो है हमारा है वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल,
सेंट्रियोल को हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं, तारक काय भी कहते हैं, और ये भी मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन लेस मतलब झिल्ली रहित कोशिका अंगक होता है। और ये आप जानते हैं ना, ये बैरल शेप्ड होता है, इसकी संरचना ऐसे होती है, बैरल के आकार की ऐसे, और एक दूसरे से 90 डिग्री पे ये रहते हैं, अरेंज रहते हैं ऐसे, बैरल शेप्ड है ना, जिसमें जैसे गैलन गैलन के आकार का है ना, और एक दूसरे से 90 डिग्री पे ऐसे अरेंज रहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस था और यहाँ पे आपको इस तरह से मिलेंगे, तो ये बैरल शेप्ड रहता है, इस तरह से एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहेंगे ये। थैंक यू। और आपको शायद ये भी पता होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, यह केवल जो है वो जंतु कोशिकाओं में पाया जाएगा, प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा, और यह सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा, इट टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन, यह कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं कि सर सेंट्रोजोम जो है ना या सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, तो जब प्लांट सेल में सेंट्रियोल तो है ही नहीं, तो वहां पे कोशिका विभाजन कैसे होगा, वहां पे कोशिका विभाजन कैसे होगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है ना। धर्मेंद्र गुज्जर कह रहे हैं कि सर मैं लेट हो गया, कहाँ मसरूफ थे आप, कोई काम था, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ठंडे दिमाग से चाय वाय पी करके। ठीक है जी। धर्मेंद्र नीरज रावत, अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम कब से है एनटीपीसी का, अभी तो बतला रहे थे बच्चे कुछ मार्च में। तो इट टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन, यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल डिवीजन कैसे होगा। तो देखो प्लांट सेल में जो पादप कोशिका होगी, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा गहरा सा क्वेश्चन पूछ दे। प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, वो होता है किसके थ्रू, गोल्गी बॉडी के थ्रू। किसके थ्रू, प्लांट सेल में सेल डिवीजन होता है किसके थ्रू, गोल्गी बॉडी के थ्रू, गोल्जी काय, गोल्जी काय के थ्रू। और प्लांट सेल में गोल्जी काय को अलग नाम से जाना जाता है। प्लांट सेल में जैसे एनिमल सेल में गोल्जी काय ऐसा रहता है ना, ऐसा ट्यूब जैसा, प्लांट सेल में ऐसा बिखरा हुआ सा रहता है, टूटा टूटा सा रहता है, ऐसा बिखरा हुआ गोल्गी बॉडी रहता है। तो प्लांट सेल की गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम, बिखरा हुआ, डिक्टियोसोम यानी बिखरा हुआ जो गोल्गी बॉडी होता है ना, उसका नाम है डिक्टियोसोम। तो प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो डिक्टियोसोम के थ्रू होता है। संध्या भी लेट है आज, प्रशांत कह रहे कि हम क्वेश्चन का आंसर दिए तो नाम नहीं लिए, सबका नाम लेना जरूरी है। ये बात समझ में आई कि रिपीट करूं दोबारा। देखो मैंने क्या कहा कि सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में होता है, और सेंट्रियोल का काम क्या है, कोशिका विभाजन करना। सेंट्रियोल प्लांट सेल में तो होता नहीं है, तो प्लांट सेल में फिर कोशिका विभाजन कैसे होगा, ये मेरा क्वेश्चन था। सेंट्रियोल केवल और केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता, और ये भाग लेता है क्या, कोशिका विभाजन में, बिना इसके कोशिका विभाजित नहीं हो सकती। तो जब प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है तो प्लांट सेल में कोशिका कैसे विभाजित हो रही होगी। तो प्लांट सेल में कोशिका विभाजन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, गोल्गी बॉडी के थ्रू होगा। और प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी ऐसा रेगुलर होता है ट्यूब लाइक, लेकिन प्लांट सेल में जो गोल्गी बॉडी होता है बिखरा हुआ रहता है ऐसा। तो प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को एक अलग नाम दिया गया है, डिक्टियोसोम। अब बताइए, क्लियर है। तो इसमें इतनी बातें आपको याद रख लेनी है। नाउ वी हैव वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं। वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं। वैक्यूल की अगर हम बात करें तो आपने देखा था कि प्लांट सेल में एक ही बड़ी सी रिक्तिका थी, ठीक है नहीं थी, बताओ। प्लांट सेल में गाइस एक ही बड़ी सी रिक्तिका थी, एक ही बड़ी सी रिक्तिका थी। और एनिमल सेल में हम बात करें तो छोटी छोटी बहुत सारी रिक्तिकाएं थी, है ना। ये प्लांट सेल में एक ही बड़ी सी रिक्तिका थी और एनिमल सेल में छोटी छोटी बहुत सारी रिक्तिकाएं थी। ये जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका, ये जो रिक्तिका होती है जिस झिल्ली से घिरी होती है, उस झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। अभी तक आपने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल देखे, लाइसोसोम देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा, गोल्गी बॉडी देखा, वो भी किसी ना किसी झिल्ली द्वारा घिरे हुए थे, पर उनकी झिल्ली का कोई नाम नहीं था। पर वैक्यूल जिस झिल्ली से घिरा हुआ है उसका अपना नाम है टोनोप्लास्ट। दूसरी बात, इसके अंदर एक लिक्विड भरी होती है, उस लिक्विड का नाम होता है सेल सैप। इस लिक्विड का भी अलग नाम है, कोशिका रस बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं। और इस कोशिका रस में भरा होता है वाटर और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स, जल एवं खनिज। नाम रिक्तिका है, इससे ये मत समझ लेना आप कि ये रिक्त स्थान होता है, नहीं, इनमें भरा होता है वाटर और मिनरल। और ये सेल को टर्जिड बनाते हैं, खास करके प्लांट सेल को टर्जिड यानी टाइट बनाए रखते हैं, कौन, यही रिक्तिकाएं। तो सेल को टर्जिडिटी देते हैं, है ना। तो हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल है, ये जल इन्हीं रिक्तिकाओं में क्या होता है, भरा होता है। तो जल हो गया, सॉल्ट हो गए, आयंस हो गए, ये सब इन्हीं रिक्तिकाओं में भरे होते हैं, ठीक है। तो देखो लिख दिया कि इट इज कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। यह एक झिल्ली द्वारा घिरी होती है जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है जिसको सेल सैप कहते हैं, कोशिका रस कहते हैं। और अंत में हमारा है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। आपने देखा था कि ये देखो, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक और गोलाकार संरचना है जिसको कह रहे थे न्यूक्लियोलस।
तो कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका है। इसका काम होता है आरएनए का निर्माण करना। इट टेक्स पार्ट इन आरएनए सिंथेसिस। यह आरएनए का संश्लेषण करते हैं, आरएनए का निर्माण करते हैं। अब जो आपका एक मुख्य सेल ऑर्गेनल रह गया, वो रह गया आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही होता है डीएनए। तो ये सेल का ही पार्ट है, समझ लो, साइटोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन उसको हम अलग से नाम देके पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए, क्योंकि न्यूक्लियस में होता है डीएनए। तो न्यूक्लियस हमें पढ़ना है, और न्यूक्लियस में भी खास करके किस पे हमें ध्यान देना है, डीएनए पे। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा गाइज, और वो होगा डीएनए। डीएनए से पूछे जाने वाले जितने भी सवाल हैं वो उस सेशन से बन जाएंगे। निखिल पूछ रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी का साइंस यहाँ से हो जाएगा। 100% होगा। अभी तक आपने चेक नहीं किया क्या? इतने सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए, तो अब क्या करना है आपको कि जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए आपके ग्रुप डी में, जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको आप बनाना शुरू कीजिए। आपसे बनेंगे, 100% बनेंगे। ठीक है जी। प्रैक्टिस के लिए तो कोई भी बुक ले लीजिए आप, किसी भी पब्लिकेशन की, बस उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होने चाहिए। तो आज के सेशन को हम यहाँ पे विराम देना चाहते हैं। अब जितने लोगों ने आपका अभी तक प्रैक्टिस सेशन नहीं किया है, वो जरूर जाकर के प्रैक्टिस सेशन करेंगे। आपको सीधा जाना है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे लिखना है यहाँ पे साइंस बाई जुबैर एहसानी। साइंस बाई लिखेगा तो नीचे आ जाएगा लिखकर साइंस बाई जुबैर एहसानी। ये देखिए हमारा यूट्यूब चैनल है। और अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं, एक बार और टैप करेंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन, तो ये स्टार्ट किया है यूट्यूब। ठीक है, नेशन से पता चले। ठीक है, टॉपिक जिसका नाम है डीएनए। क्या नाम है? डी।